बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यूं लग रहा है कि इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर तुला हुआ है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद ख़त्म होते जा रहे हैं और अपनी बका की खातिर इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने वालों की अपनी सियासत का दी एंड, उनकी अपनी सियासत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बड़ी मुबारकबाद मिल चुकी है, विकटें उड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब 8 फरवरी का इलेक्शन रिवर्स होगा। लाहौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पहला बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है और ये सिंबॉलिक भी है। सिंबॉलिक क्यों है? क्योंकि जैसे सालिया नीलम साहिबा स्टैंड तो ले चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन को धचका तो लग गया, काजी साहब के साथ और निज़ाम के कर्ता धर्ताओं के साथ तो प्रैंक हो गया, लेकिन यहां पे ये लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये पहला खड़ाक हुआ है लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, वो जिस शख्स के खिलाफ हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शख्स जो है ये पीटीआई को खत्म करने पर तुला हुआ था। इसके साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथी जो हैं बाकी अराकीन, उनके फारिग होने के हवाले से भी डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं आम तरीन खबरों के ऊपर। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, अब जरा केसेस को आप समझ लें, क्योंकि इतनी गुत्थियां हैं कि जरा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया, तो उन्हें मैं ये बता सकता हूं इस वक्त जो चीज़ मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं वो ये है कि देखें, खान साहब के खिलाफ इस वक्त 2 केसेस हैं। इससे पहले तमाम तर केसेस उड़ गए। इलेक्शन से पहले खान साहब को 3 केसेस में सजा दी गई। तोशा खाना का नैब रेफरेंस, उससे पहले वैसे तोशा खाना फौजदारी में भी सजा थी, लेकिन अभी तोशा खाना नैब रेफरेंस, इद्दत और साइफर, ये तीनों उड़ गए। उसके बाद अब इस वक्त खान साहब के खिलाफ एक केस चल रहा है जो ऑलरेडी पेंडिंग है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। उसके साथ ही साथ तोशा खाना का नैब का नया रेफरेंस, ये दोनों केसेस बड़े खतरनाक हैं। दूसरे रेफरेंस में तो तफ्तीश हो रही है, इमरान खान साहब रिमांड पर हैं, लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है वो इस वक्त चल रहा है और उसकी समाअत भी होती है। बुशरा बीबी ने आज गुफ्तगू के अंदर अडियाला जेल में बुशरा बीबी को मर्द एहलकारों ने जो धक्के मारे उसकी रुदाद सुनाई। 5 अगस्त 2023 को जब इमरान खान साहब को जमान पार्क से अरेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त इमरान खान साहब पर तशद्दुद हुआ, इमरान खान साहब को धक्के मारे गए। उस हवाले से भी बुशरा बीबी जो कि ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने इंकशाफ किया, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। आज उस केस की समाअत भी थी, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस भी फैसले के लिए तैयार। केस इस वक्त आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आपको पता है कि परवेज खटक ने बयान दे दिया, जुबैदा जलाल, आजम खान, सब ने बयान दे दिए हैं। आइंदा 10 दिनों में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इसका फैसला आने का इम्कान है। इसका फैसला खान साहब के हक में आता है या खिलाफ, लेकिन आला अदालतों के अंदर, हाई कोर्ट्स में ये केस जो है ये बहुत आसानी से उड़ जाएगा। ये चीज़ आप ज़हन नशीन रखिएगा। अगर साइफर नहीं टिक सका, अगर इद्दत नहीं टिक सका, तोशा खाना नहीं टिक सका, तोशा खाना 2 मरतबा, एक दफ़ा तोशा खाना फौजदारी, उसके बाद तोशा खाना का नैब का केस, और अब ये तोशा खाना का एक नया नैब रेफरेंस भी आ गया बाय द वे। अब ये एक ही मामले के ऊपर तीसरा बड़ा केस है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और उनकी अहलिया पर, लेकिन ये भी इट विल बाइट द डस्ट, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है नाज़रीन कराम के वो ये है कि आपने सिनेरियो समझना है। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं इन द कमिंग डेज बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। एज पर माई इंफॉर्मेशन 5 अगस्त जब खान साहब को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, ये दिन, ये डेट ज़हन में रखिएगा, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। या फिर इसके साथ ही साथ दूसरा काम जो है वो ये हो सकता है कि 14 अगस्त जो कि आज़ादी का दिन है, खान साहब की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हो जो कि इस निज़ाम को धड़ाम करके गिरा दे और इस गिरती हुई दीवार, ये जो एक हाउस ऑफ कार्ड्स बनाया हुआ है, ये मुनहदम हो जाए और इसे आखिरी धक्का जो है वो इमरान खान साहब के हाथ ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो आम तरीन चीज़ है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कर दी गई है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये शिकायत पेशावर की असम्बली जो है, केपी की असम्बली, उसमें एक करारदाद पास हुई। उस करारदाद के
बाद ये रेफरेंस दायर किया गया है। यानी कि अब ये जो शिकायत दर्ज की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 4 अरकान जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ, इनकी बायस सबके सामने आ चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने बायस्ड हैं ये पूरे पाकिस्तान को पता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो भी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है, और इस चीज से तो किसी को इनकार नहीं है, इससे तो इस मुद्दे से, इस इशू से ये भाग भी नहीं सकते। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अब चाहते ना चाहते हुए भी, आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब बैठे थे, लेकिन आमिर फारूक साहब को पीछे हटना पड़ा, जजेस ने स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजीसा साहब बैठे थे, लेकिन स्टैंड ले लिया बाकी साथी जजेस ने। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब कोई ठंडी हवाएं इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नहीं है। ट्रिब्यूनल के मामले पे जस्टिस तारिक जहांगीरी का ट्रिब्यूनल बदला ना, इलेक्शन कमीशन को मुंह की खाना पड़ी। वो 3 सीटें इस्लामाबाद वाली तो रिवर्स होनी ही होनी है, लेकिन असल इशू लाहौर और पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, जो कि जस्टिस मलिक शहजाद, जो कि जब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के कुछ हफ्ते पहले तक, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मलिक शहजाद साहब पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर इस्तीफे का दबाव है कि अगर आपने इस्तीफा ना दिया तो आपकी बेटी को सजा दे देंगे, केस खोल देंगे जो इतने अरसे से बंद था। ठीक है, केस या गलत है वो अलग डिबेट है, लेकिन उस केस का इस तरह से सियासी इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, ये चीज़ तो वाज़ेह होनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, अब यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि जस्टिस शाहिद वहीद ने ये फैसला दिया कि जस्टिस मलिक शहजाद के जो ट्रिब्यूनल्स जो उन्होंने बना दिए थे वही अपना काम जारी रखेंगे। उसके बाद इस बेस पर कि पंजाब का पूरा इलेक्शन रिवर्स ना हो जाए और पंजाब के अंदर कितने वाज़ेह केसेस हैं और सारी की सारी हुकूमत गिर जाएगी, ये मैं आपको बताऊं। मरियम नवाज जो है वो महर शराफत, मरियम नवाज एक एमपीए की सीट पे इलेक्शन लड़ी, वही सीट उसे जिता दी गई। महर शराफत की वो सीट 100% कंफर्म है। यानी अगर ओपन एंड शट आप पंजाब के कुछ ट्रिब्यूनल्स देखें ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा रेहाना इम्तियाज डार और ख्वाजा आसिफ वाला ऑप्शन ही नहीं है कि ख्वाजा आसिफ उस ट्रिब्यूनल से बच सकें। अच्छा, उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा का नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुकाबला था वो भी, फिर मरियम नवाज का महर शराफत के साथ जो मुकाबला था, ये तो ओपन एंड शट। इसमें तो जज चाहते ना चाहते, मुझे नहीं लगता कि अनटिल और अनलेस मरियम नवाज को जज लगा दिया जाए और वो अपने हक में फैसला दे, वरना ये इतना क्लियर केस है। अच्छा, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है, उन्हें जिस मकसद के लिए लाया गया, पहला इम्तिहान था उनका, वो उसमें सुरखरू हुई और वो मकसद काजी साहब का नाकाम हुआ। और अब हमें भी समझ आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जजेस ने क्यों हामी भरी कि जस्टिस आलिया नीलम को ही लाहौर हाई कोर्ट की जज लगाया जाए। सबका यूनानिमस डिसीजन क्यों था? बाकी इशूज पर तो डिवाइडेड है जज, लेकिन इस पर काजी साहब के साथ असल में गेम हुई। काजी साहब को लग रहा था बाकियों के साथ गेम हो रही है, मैंने बाकियों को कन्विंस कर दिया, लेकिन जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने बहुत वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दिया। अब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पहले से तश्कील शुदा ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने से इनकार किया और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मुलाकात जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। अब यहां पर जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान करने के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब जो हैं वो मैदान में आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। उसमें इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाना था। अता तारड़ साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। बाद में अब ये अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अमेरिका बहादुर के बयान के बाद तो वैसे ही ये अब मैदान छोड़ के भागने के आदी हैं। आलमी ताकतों के आगे इतनी हिम्मत थी तो फिर अमेरिका को भी एक जवाब देते ना, वजीर खारजा को कहते कि बयान दे के भाई हमने लगानी है पाबंदी, तुम कौन होते हो, अपना काम करो। कैसे कहे आका है, ये काम इमरान खान ही एब्सोल्युटली नॉट कह सकता। भाई पाबंदी भी लगानी है तो जरा तिड़ के साथ लगाओ ना फिर, लेकिन ये इस काबिल नहीं है। लेकिन पीटीआई पर पाबंदी का ख्वाब देखने वाले की पहली विकेट गिरने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 127 विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस अनवार हुसैन जो हैं उन्होंने पीटीआई के जहीर अब्बास की दरखास्त पर 22 जुलाई को समाअत करनी है और ट्रिब्यूनल ने अता तारड़ और इलेक्शन कमीशन को असल फॉर्म 45 और 47 दाखिल कराने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अता तारड़ को बयाने हल्फी भी दाखिल करवाने का हुक्म दे दिया है और ये समाअत आज से 2 दिन बाद मंडे को होने जा रही है। और पहली विकेट ये इत्तलात हैं कि जस्टिस अनवार हुसैन साहब अगर आइन और कानून के मुताबिक डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला वजीर इत्तलात ही नहीं रहेगा, वो MNA भी नहीं रहेगा। उसके बाद मुशीर लगा दें बेशक,
लेकिन MNA की सीट भी अता तारड़ के हाथ से जा सकती है, जो कि इम्कानात है अगर हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को स्टडी करें। अब इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम ग्रेटर पिक्चर में देखें तो ये एक पहला बारिश का कतरा होगा, क्योंकि इसी तर्ज पर बयान हल्फी और फॉर्म 45 और 47 इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने भी मांगे थे तीनों नून लीग के विनिंग कैंडिडेट से, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ हम नहीं दे सकते, ये हम जमा नहीं करवा सकते, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर वो टेक्निकल बुनियादों पे अब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और ये वैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि PTI वाले अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इशारा कर दिया गया कि अक्टूबर के बाद यानी काजी साहब के बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह आते हैं, आप 8 फरवरी का इलेक्शन कलअदम करार देने की एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा। तो अक्टूबर तो आपका जुलाई में शुरू हो गया, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर डट चुकी हैं, पहले इम्तिहान में सुरखरू हुई हैं। हमारी दुआ है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो आगे भी इसी तरह से आइन और कानून के मुताबिक डट जाएं, क्योंकि इसमें मुल्क का फ़ायदा है। और मैं आपको ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि इस सब के अंदर रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर आयरन लेडीज़। देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को मखसूस नशिस्तों पर तो लाया जाएगा, रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा को भी मखसूस नशिस्तों पर MNA बना दिया जाएगा, लेकिन इस कौम को असल ठंड तब पड़ेगी, असल खुशी तब होगी जब रेहाना डार जो है वो ख्वाजा आसिफ वाली सीट जो कि रेहाना डार की बनती थी, उस सीट पर, मुंतखब सीट पर वापस आएंगी, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद उस सीट पर MNA बनेंगी जो कि नवाज शरीफ जिस पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है, एक कैंसर पेशेंट जो कि जेल में थी, उससे भी नवाज शरीफ अपने किले में हार गया और ख्वाब देखते थे वजीर आजम बनने के। मरियम नवाज भी अपनी सीट हारेगी, तख्ते लाहौर भी हिलेगा। तख्ते लाहौर की तो देखे ना, MPA ना रही मरियम बीबी, तो वजीर आला तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई वो। फिर इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और ये एक बहुत आम तरीन अपडेट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।